गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम पत्र लेखन निम्न लेखन के अंदर अध्ययन कर रहे हैं और पीछे भी कर रहे थे। और इन निम्न और पत्र लेखन अंदर आपने जो भी वर्क किया आपने कंप्लीट कर लिया होगा, पूरा कर लिया होगा। और हम पत्र लेखन के अंदर अनौपचारिक औपचारिक पत्र के रूप में पढ़ रहे थे। औपचारिक पत्र आप जानते हो बच्चों, जो कराले होते हैं, और इसलिए जो पत्र होते हैं जिसमें संवेदना प्रकट करना, कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवाद प्रकट करना, या अन्य प्रकार से बधाई पत्र के रूप में, शुभकामना के रूप में, इस तरह से हम पत्र पढ़ रहे थे। इसी प्रकार से अनौपचारिक जो एक पारिवारिक के रूप में होते हैं, जो लेखक स्वयं अपने मित्रगणों के साथ, माता पिता के साथ, या कोई भी रिश्तेदार मित्र बंधुओं के साथ जो पत्र लेखन करता है तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र के अंदर भी बच्चों अन्य विविध पत्र के रूप में भी था, यानी जो सबसे हमने आखिरी पॉइंट के रूप में अन्य पत्र के रूप में, या कहते हैं अन्य विविध पत्र के रूप में रखा था। और जो औपचारिक होते हैं, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के अंदर अन्य विविध पत्र के रूप में भी होते हैं। तो इसके अंदर हम आज आज के अध्ययन के अंदर अन्य विविध पत्र के रूप में आज हम लेते हैं अपनी गलत आदतों पर पश्चाताप करते हुए अपनी माताजी को पत्र लिखिए और उन्हें आश्वासन दिलाइए कि फिर ऐसा न होगा। तो ये इसमें बच्चों देखो, न किसी प्रकार की कोई बधाई है, न कोई संवेदना है, न कोई शुभकामना है, न कोई बधाई के रूप में है, न यहाँ पर कोई शिकायत है, यानी कि किसी प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक पश्चाताप, मतलब खुद को हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ हम अपने ही पश्चाताप को अपनी माता जी को पत्र लिखकर पश्चाताप के रूप में उन्हें एक तरह से उनके मन के अंदर या उनके मन को संतोष पहुंचाने के लिए, उनके मन के अंदर जो झिझक है या जो हमारे प्रति जो उनकी सोच है या जो उनको जो परेशानी हुई है, हम उसे अपनी तरफ से पत्र लिखकर उनको आश्वासन दिलाने के लिए भी आगे से फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, इस रूप में लिखा जाता है। तो ये अन्य विविध पत्र के रूप में बच्चों जाना जाता है। तो सबसे पहले यानी अपना एड्रेस, प्रेषक का यानी पत्र भेजने वाले का एड्रेस रखेंगे। तो स्मिता रावल, जो मान लो 37 नंबर कन्या छात्रावास गांधीनगर की बात है, यहाँ पर पत्र लिखकर पश्चाताप के लिए कर रही है। और बीच में बच्चों एक लाइन खाली आप छोड़ सकते हैं और फिर डेट भी डाल सकते हैं। यहाँ बच्चों आप चाहो तो इस डेट को इस लाइन के अंदर रखकर ये जो लाइन होती है इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यानी दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या दोनों लाइनें भी आप छोड़ सकते हो यहाँ पर, लेकिन हमें अपने नीचे यानी एक पूरे पेज का, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम के अंदर या नोटबुक के अंदर अपने पूरे पेज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें पेज के आगे भी ना बढ़ना पड़े, यानी उस जो पत्र या प्रार्थना पत्र है उसको आगे भी न ले जा सकें। यानी इतना हमारे जो पेज है नोटबुक का या आपके एग्ज़ाम जो आंसर जो एग्ज़ाम शीट होती है उसके अंदर, यानी एक पूरे पेज के अंदर। तो ये बच्चों आपको पहले भी बताया होगा ना, या बताया है कि आपको पूरे एक पेज का इस्तेमाल करना है। यानी आप अपनी नोटबुक, चाहे नोटबुक है चाहे उसका पीछे हाफ पेज पड़ा क्यों नहीं हो, यानी हाफ पेज पड़ा या हाफ पेज से भी ज़्यादा पड़ा है, तो आपको लगता है कि मेरा जो पत्र है या प्रार्थना पत्र है वो थोड़ा बड़ा है, इस पेज पे आ नहीं पाएगा, तो हमें उसको एक नए पेज से शुरू कर लेना चाहिए, जिससे कि वो पूरा जो हमारा पत्र प्रार्थना पत्र है वो एक नए पेज पर पूरा का पूरा आ जाए, यानी आपके द्वारा लिखा जाए। तो ये आप एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मस्त होता है और आपकी हैबिट भी सुधरेगी इसमें। यानी कभी भी पत्र को दो अलग अलग पेज पर डिवाइड नहीं कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसको, तो आधा इधर जा रहा है आधा आगे वाले पेज पे जा रहा है या कुछ भाग आगे की तरफ जा रहा है। हाँ, अगर आप नए पेज से शुरू करने के बाद भी आपको जो मुख्य भाग था वो काफ़ी बड़ा था, उसमें बड़ा लिखना पड़ रहा था, वैसे तो उसमें सार्थक शब्दों को लेकर सार्थक वाक्यों को ही रखना चाहिए, यानी जो अर्थ से संबंधित हो, या जो मुख्य जो आपको जो लिखना चाहिए। तो अपने इसमें जो पत्र की विशेषताएं थी उसमें अपने बच्चों पढ़ा था ना कि हमारे बिल्कुल सरल और सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए
और जो मुख्य उद्देश्य है, यानी जो आपका पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र लेखन जो आप कर रहे हो, और पत्र लिख रहे हो चाहे प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, और आपको उसका मुख्य उद्देश्य ही उसमें लिखना चाहिए। फिर अगर मुख्य उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, आपको काफ़ी मुख्य भाग है वो काफ़ी बड़े रूप में लिखना पड़ रहा है, और बड़ा लिखते हुए भी अगर वो आगे चला जाता है तो आपको उसमें फिर अगर 1-2 लाइन चली जाती है वो अलग बात, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ऐसे इतने बड़े पत्र नहीं होते, लगभग आपके एक पेज के अंदर आ ही जाते हैं, क्योंकि आपकी नोटबुक की काफ़ी बड़ी ही होती है, छोटी नहीं होती। और जो एग्ज़ाम शीट जो आपको मिलती है वो भी आपके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही होती है, तो उसमें भी आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी बड़ा मुख्य भाग लिखना पड़े और उसके बाद भी आपको आगे के पेज की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो आप यहाँ इस बात को ध्यान देंगे बच्चों, ये काफ़ी मोस्ट होता है। यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से चाहे अपना पत्र हो या प्रार्थना पत्र हो, उसको व्यवस्थित तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन आप बच्चों सेकंड या फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्लास से लिखते हैं, लेकिन नहीं, अगर फर्स्ट से नहीं तो थर्ड क्लास से तो ये शुरू हो ही जाता है, जिसमें आपने लीव के लिए या सिकनी जो लेते हैं आप, या और अन्य कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, या और भी ऐसे कि कंसेक्शन है या फीस माफ़ हेतु है, इस प्रकार के आप प्रार्थना पत्र लिखते आए हैं, तो आपको अभ्यास तो इससे काफ़ी अभ्यास कर चुके हो आप। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपकी मोस्ट एक सीनियर क्लास को देखते हुए भी आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपको जो एक व्यवस्थित पत्र और प्रार्थना पत्र लिखना ही आपके लिए उचित होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे पत्र आप लिख चुके हो, लिखते भी आए हो, और यहाँ आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। ये बच्चों आपको लिखना ज़रूरी है, आप इसको नज़रअंदाज मत करना। ये मत सोच लेने का नहीं पत्र तो मैं बहुत लिख चुका हूँ, मुझे आते हैं ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको एक प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करना कंपलसरी होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा या मान लो कोई भी कितने आपको प्राप्त मान लो रूप से आता क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस लिए ये आपको वर्क करना ही चाहिए, और करना भी आपको हल कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम फिर पूजनीय माता जी। तो यहाँ पर पूजनीय के अंदर बच्चों ज़्यादातर बच्चे जय को आधा रख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा लिख लेना चाहिए। यहाँ पर पूजनीय माता जी सादर चरण स्पर्श। तो जहाँ हम संबोधन करते हुए अगर किसी को हम कह रहे होते हैं, तो बच्चों आपको पता है हमें विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको विस्मयादि चिन्ह नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे आप, जब किसी भी चाहे आपसे कोई बड़ा कोई भी क्यों ना हो, आप अगर संबोधन रूप में उन्हें इस तरह से अगर अभिवादन कर रहे हैं, तो वहाँ स्पर्श मान जैसे सन स्पर्श है या कर वंदनीय, यानी कि हाथ जोड़कर वंदना करते हो, हाथ जोड़कर करते हो, तो वहाँ आपको इस बात को ध्यान देना ही चाहिए। तो इस तरह से आप इसके विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर आप नेक्स्ट जो हम लाइन जो मुख्य भाग लिखने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको यानी कि इसके बीच में बच्चों किसी प्रकार की लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कंटिन्यू लाइन के अंदर। हाँ, इस पैरे की जो ये बीच में जो सेंटेंस बनता है यहाँ आप इसको छोड़ सकते हो। वैसे आजकल तो छोड़ा भी नहीं जाता, इसको भी नहीं छोड़ा जाता कि आपकी जो ये हाशिया बना हुआ होता है ये बिल्कुल इसके पास ही हर एक सेंटेंस को इसके पास लेकर लिखा जाता है। फिर भी अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तो गलत भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन दोनों रहते हैं हमारे पास। तो इस तरह से आप इतनी जगह छोड़ भी सकते हैं और नहीं, दोनों ऑप्शन है, तो आपको जैसा उचित लगे। मैं आपकी बिटिया क्षमा प्रार्थना के साथ यह पत्र लिख रही हूँ, क्योंकि जब आप पश्चाताप कर रहे हो तो अपने जो पेरेंट्स हैं या आपके जो भी गार्जियन रूप में हैं, तो वो अगर आपको आप उनसे पश्चाताप रूपी अगर क्षमा याचना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनको वंदनीय करते हुए फिर अपनी जो आप किस रूप में पत्र लिख रहे हो वो आपको लिखना चाहिए सबसे पहले। यहाँ जिस तरह लिखा है, मैं आपकी बिटिया क्षमा प्रार्थना के साथ ये पत्र लिख रही हूँ, परसों आप मेरे छात्रावास में आई थी। तो बच्चों यहाँ पर जब पेरेंट्स आप छात्रावास में रह रहे हो और वहाँ किसी प्रकार से आप उस छात्रावास के अंदर रहते हुए अगर आपका जो बिहेव है, व्यवहार है, या आपको उस समय का जो दृश्य है कि आप किस रूप में हो,
किस रूप से आप पढ़ रहे हो, आपके जो छात्रावास का रूम है वो किस प्रकार का है, तो वहाँ उस प्रकार से बताया जा रहा है कि परसों आप मेरे छात्रावास में आई थी और मुझे शांति से रहने के लिए समझाया था और मैंने आपको उल्टा जवाब दिया था उसका, यानी उसमें मेरे समझ में नहीं आया था कि आप जो कह रहे हो वो मेरे लिए बड़ा उचित है, आप जो सही कह रहे हो मेरे भविष्य के बारे में कह रहे हो, लेकिन मैं उन्हें उस समय बिना सोचे समझे आपको कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया था। कल तक मैं गुस्से में थी और अपने आप को ठीक मान रही थी, आज न जाने कैसे मुझे बोध होने लगा है, मतलब बोध यानी ज्ञान, आज मुझे ज्ञान होने लगा है कि मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो बच्चों, माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको भविष्य के लिए सोचते हैं। सीधी सी बात यही है बच्चों कि कभी माँ बाप गलत हो ही नहीं सकते, यानी किसी भी बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकते, यानी साक्षात जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के लिए ईश्वर का रूप होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप अपने माता पिता की अगर जो भी आपको वो कहते हैं, ये सोचिए कि वो आपको आपके भविष्य के लिए, आपके लिए ही कहते हैं। वो चिंतित रहते हैं तो आपके लिए परेशानी उनको होती है, चिंता करने से बच्चों आपको पता है, यानी सबका जो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, जो चिंतित होते हैं उनको उस स्वास्थ्य लाभ होना पड़ता है। तो यहाँ अगर आपको चिंतित है आपकी वजह से, सोचें उनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और आप भी अगर नहीं करते हो तो भी वो आपसे बड़े चिंतित रहते हैं। इस तरह से आप कभी भी अपने माता पिता को इस तरह से उल्टा जवाब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ जिस प्रकार से तो स्मिता ने अपने को उसको पश्चाताप हुआ और वो उसको बोध भी होने लगा कि उसने बहुत गलत किया है, तो वो कह रही है मुझे बोध होने लगा है कि मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं गुस्से और हड़बड़ी में किसी को कुछ का कुछ कह जाती हूँ, यानी कहती है ये मेरे में एक बुरी आदत है कि मैं जब गुस्से में होती हूँ तो हड़बड़ी में मुझे नहीं पता कि मैं किसको कुछ क्या कह जाती हूँ। तो यहाँ कह रही है मैं कुछ को कुछ कह ही जाती हूँ, मैं यह तो नहीं कहती कि मेरे मन में अब गुस्सा आएगा नहीं, यानी वो कह रही है कि मैं अभी भी कुछ कह नहीं सकती क्यों, मेरा कंट्रोल नहीं रहता ऐसा, किंतु गुस्से की दशा में मैं अब संयम कर रखने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे गुस्सा आ भी गया तो भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा उल्टा सीधा किसी को कुछ नहीं बोलूँ, मैं उसको सोचूँ कि जो कुछ कहा जा रहा है या मेरे लिए किया जा रहा है वो उचित है या अनुचित, मैं इसका अच्छी तरह से सोच विचार करूँगी, उस पर संयम करने की कोशिश करूँगी। यानी इस तरह से जो स्मिता है वो पश्चाताप करती हुई अपनी माताजी को पत्र लिख रही है। फिर कहती है माताजी आपने देखा, तो यहाँ बच्चों जब इतनी बात अपनी कहने के बाद में अगर उससे संबंधित कुछ और कुछ कहना चाहते हैं तो वो एक पैरे के अंदर रख के कहना चाहिए, यानी जो बात अपने मन की कही वो आप एक अलग पैरे में रखेंगे, और जब दूसरों के लिए या दूसरे उससे संबंधित अलग एक टॉपिक रूप में अपने शुरू कर रहे हैं, यानी किसी दूसरी बात को शुरू कर रहे हैं, तो हमेशा इस तरह से यहाँ जिस तरह माता जी द्वारा जिससे शुरुआत करी है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा पैरा छोड़ भी सकते हैं आप, और जो पीछे जो भी था उस पूरी सेंटेंस को हमें छोड़ देना चाहिए। माताजी आपने देखा कि मैंने अपनी सहवासिनी मतलब जो साथ रही, जो मेरे रूममेट है वो साथ थी, लड़की का पेन और नोट्स कूड़े में डाल दिए थे, यानी मैं उस गुस्से में जो मेरे साथी थी, जो मेरे साथ रहती है जो लड़की, उसका भी मैंने पेन और जो नोट्स थे वो भी मैंने कूड़े में फेंक दिए थे। यह मेरी नादानी थी, मतलब ये मेरी बड़ी लापरवाही थी, नादानी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया, मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है, मैं उससे भी क्षमा मांगूंगी तथा आगे से शांत रहूंगी, यानी वो मेरी मित्र है, मेरे साथ रहती है, तो मैं उससे क्षमा याचना करूंगी कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, हमेशा शांत रहूंगी। तो अतः फिर यहाँ पर सर मुख्य अपनी बात रखने के बाद में फिर आप जो मुख्य जो रिक्वेस्टिंग जो शब्द होता है वो यहाँ पर लिखेंगे आप, आशा है आपने मेरी नादानी को क्षमा कर दिया होगा। ये जो शब्द होते हैं मुख्य भाग के अंदर बच्चों, ये आप अपने शब्द के अंदर भी रख सकते हैं, कुछ तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए या लर्न करना चाहिए, जिस तरह से अगर ऐसा आता है तो आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं,
लेकिन अगर आपको फिर भी आपको लगा कि आपने रटा रटाया आपको नहीं दिमाग में रहा, तो हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हम अपने जैसे अपनी माता को अगर कह रहे हैं तो किस प्रकार से क्षमा याचना करेंगे। आपने कोई ऐसा कुछ किया या आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा हो, और ये तो होता ही है बच्चों, ये हमारी दिनचर्या के अंदर होता ही है, हमारे से कुछ न कुछ नादानी हो जाती है और तो हमें उस बात के लिए डांटते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। और हम होते हैं कि गुस्सा झट से नाक पे रहता है, कब गुस्सा आ जाए। तो इस तरह से पहली बात तो बच्चों गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा हो भी जाता है, आपको कंट्रोल नहीं रहता, तो आगे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो बच्चों अपने आपके माँ बाप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता हैं, तो आप उनसे हाथ जोड़कर उनके चरण स्पर्श कर कर आप क्षमा याचना कीजिए। फिर देखिए उनके हृदय में उनको बड़ी कितनी खुशी होती है आपके इस पश्चाताप से। उनको यानी बच्चों, जब कोई भी बच्चे गलती कर कर अगर अपने जो अपने माता पिता है उनसे अगर वो क्षमा याचना कर लेते हैं, तो बच्चों उन्हें बड़ी खुशी होती है। यानी वो खुशी उनके लिए एक मान कह सकते कि हम तुलना नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आपको पश्चाताप हुआ, आपको गलत और सही का अंदाज़ा है, आप गलत और सही की तुलना कर सकते हैं। आप पहले गलत थे, फिर बाद में आपने सही कदम उठाया, तो इसके लिए उनके मन में, उनके हृदय में बड़ी खुशी होती है बच्चों। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आप इस तरह से आशा है आप मेरे नादानी को क्षमा कर दिया होगा, मतलब पढ़ते पढ़ते ही आपको मेरी जो गलती है उसके लिए आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। और मुझे दुख है कि मैंने अपने व्यवहार से आपको ठेस भी पहुंचाई। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों विस्मयादित चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये तो ऊपर क्षमा कर दिया होगा, ये तो आपका वाक्य था, ये आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको ठेस पहुंचाई मतलब सामने वाले को आप संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने आपको बड़ी ठेस पहुंचाई है। तो यानी स्पष्ट है सामने वाले को आप एक तरह से प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं जैसे। तो यहाँ पर आप विस्मयादित चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर चलते हैं, मैं आपकी दी हुई सीख को व्यवहार में डालने की पूरी कोशिश करूँगी। यानी आपने जो मुझे शिक्षा दी थी उस दिन मुझे नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब मुझे हर एक बोल जी याद है आपकी दी हुई सीख के, तो मैं व्यवहार में डालने की पूरी कोशिश करूँगी। आपकी बिटिया स्मिता। तो इस तरह से बच्चों आप अन्य पत्र की बात की जाए तो अन्य पत्र के रूप में आप इस तरह से अगर कोई भी पत्र लेखन आता है प्रार्थना पत्र के रूप में या आपको पत्र के रूप में, तो आप बच्चों इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक रूप जो अन्य पत्र के रूप में होते हैं आप उसमें इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्र भी होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस रूप में कर सकते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम निबंध के अंदर, मेरे सपनों का भारत। पीछे भी हम बहुत सारे निबंध धीरे धीरे करते जा रहे हैं। निबंध को आपको समझ में आ गया होगा। निबंध भी आप बच्चों थर्ड क्लास से लगभग शुरू कर दिया था लिखना अनुच्छेद के रूप में, और फिर वो अनुच्छेद धीरे धीरे वो अनुच्छेद अनेक निबंध के रूप में यानी एक धागे के रूप में जिस तरह से मोती बंधे होते हैं या मोती डालकर एक माला के रूप में पिरोली जाती है, उसी प्रकार से छोटे छोटे अनुच्छेदों को मिलाकर एक निबंध की रचना कर ली जाती है। तो यहाँ पर भी हम अनेक छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में निबंध रचना कर रहे हैं। तो निबंध रचना से आप अभ्यस्त हो ही बच्चों। तो पॉइंटों के अंदर यानी आपका निबंध जो लेखन होता है उसको हमेशा पॉइंट के अंदर रखना चाहिए। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको कि हमें इस तरह से पॉइंटों के अंदर रखकर करना चाहिए। तो यहाँ अपने मेरे सपनों का भारत के अंदर कर रहे हैं, जिसमें विचार बिंदु यानी संकेत बिंदु, ये विचार बिंदु भी हो सकता है और संकेत बिंदु दोनों एक चीज़ है बच्चों, ध्यान देंगे। फिर आप पॉइंट के रूप में भारत के बारे में मेरी कल्पना, अगर मेरे सपनों का बात कर रहे हैं कि आपके नज़र में भारत कैसा होना चाहिए, भारत देश आपके स्वप्न अगर आ रहा है तो आपको भारत किस रूप में देखना चाहोगे। तो यहाँ भारत के बारे में कल्पना यानी मेरी कल्पना यानी आपकी बात हो रही है कि लेखक या लिखने वाला, आप अगर लिखोगे तो आपकी नज़र में आपका भारत कैसा होना चाहिए। और ज्ञान का भंडार की बात की जाए तो हमारा देश विश्व गुरु माना जाता है, पूरे विश्व का गुरु यानी कि माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर से ही पूरे विश्व को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ज्ञान के रूप में भी कह सकते हैं भी हमारे ज्ञान का भंडार है हमारा देश, शांति का दूत। और अपने पड़ोसियों के साथ या पीछे भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से शांति का दूत रहा था।
कला, साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म का विकास, इन सब से थोड़ा अध्यात्म के विकास की बात की जाए तो हमारा देश सबसे अग्रणीय है। यानी हमारे देश के अंदर सभी धर्मों का आदरभाव किया जाता है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी ऋषि मुनि जो तप करते हुए निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के वो तप करते हुए या तपस्या में लीन रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से जो कला, संस्कृति और अध्यात्म का विकास चरम सीमा तक हमारे देश के अंदर हुआ है। तो बच्चों इस तरह से मेरे सपनों का भारत। यहाँ पर आप बच्चों पॉइंट तो आपको एग्ज़ाम के अंदर भी मिलते हैं और आप नोटबुक के अंदर लिखते हो तो वहाँ भी होते हैं। तो आप पॉइंट को आधार बनाकर, आप जो संकेत बिंदु होते हैं उनके आधार बनाकर आप कितना बड़ा ही निबंध लिख सकते हैं। तो ये निबंध भी बच्चों आपको एक शब्द सीमा के अंदर लिखना चाहिए। आपको पता ही है कि आपको एक शब्द सीमा दे दी जाती है और वैसे एक निबंध कम से कम आपको मान के चलें तो 100 शब्द से लेकर 200 या 250 वर्ड्स यानी 250 शब्द तक लेके जा सकते हैं। फिर आपको बात की जाए अगर एक पेज की तो एक पेज लगभग 100 वर्ड्स के रूप में माना जाता है, यानी 100 शब्दों का एक पेज माना जाता है। तो आप निबंध लगभग 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज तक लिखते हैं। तो यह स्पष्ट है कि आपका यानी कि एक पेज लिखा तो समझ लो 100 शब्द लिख लिए आपने, 1.5 पेज लिखा तो 150 हो गए, अगर 2 पेज लिख दिया तो 200 शब्द हो गए, और अब 2.5 पेज तक गए तो 250, और अगर 3 पेज लिख दिया तो 300। मान के चलिए 100 से 250, 300 जो शब्द होते हैं वहाँ तक आपको इनको लिखना होता है। तो आप बहुत बड़ा रूप में लिखोगे, बहुत बड़े रूप में तो 300 शब्द तक, अगर छोटे से छोटे रूप में लिखोगे तो 100 शब्द। तो बच्चों ये आपके अच्छे नंबर्स के होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि हमेशा आपको जो निबंध रचना है वो आपके अधिक से अधिक वर्ड के अंदर करना चाहिए, यानी कि 2 पेज से ऊपर हमें निबंध लिखना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा निबंध 8 मार्क्स यानी कि 8 से लेकर 12 नंबर तक का ये होता है, यानी 8 नंबर का हो सकता है, 9 नंबर का हो सकता है, 10 नंबर का अमूमन होता ही है, और 11 नंबर का भी हो सकता है और 12 नंबर का भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ निबंध को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए इसको संकेत बिंदुओं के आधार पर इसको जो अनुच्छेद है उनको जोड़ते हुए एक निबंध रचना कर लेनी चाहिए। तो यहाँ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके आधार पे आप एक निबंध की रचना करेंगे बच्चों। तो हम कुछ थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए आप, भारत के बारे में मेरी कल्पना, तो यहाँ पर आप कल्पना करेंगे। जैसे जब भी मैं अपने देश के भविष्य की कल्पना करता हूँ तो चाहता हूँ कि एक बार फिर से मेरे देश में राम राज्य की कल्पना साकार हो। एक बार फिर से ऐसे शासक आए कि जिनके राज्य में चोरी, बलात्कार, हत्या, डकैती या मान लो किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं का नामो निशान न हो, सब और सच्चाई हो, सादगी हो, किसी का बोलबाला हो, सब लोग न केवल धन संपन्न हो बल्कि आपसी भाईचारे के कारण मन से सुखी हो। यानी कि आपकी इस तरह से कल्पना करते हैं कि चारों ओर एक तरह राम राज्य हो, किसी प्रकार का कोई भय न हो। तो इस तरह से आप अपनी कल्पना करेंगे। और फिर ही बात आगे के पॉइंट की, तो ज्ञान का भंडार। तो ज्ञान का भंडार हमारा देश कैसे माना जाता है बच्चों? तो एक बच्चों आप ये भी ध्यान देंगे कि अगर आप ब्लैक और ब्लू पेन से करें, अगर ब्लैक पेन है तब तो आप विचार बिंदु जितनी भी है उनको ब्लैक पेन से रखो, और फिर आगे आप इससे डैश देते हुए ब्लू पेन से लिखते जाइए, और जो पॉइंट्स हैं वो ब्लैक पेन से लिखते जाइए। और अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है, केवल एक ब्लू पेन से कर रहे हो, तो आपको पॉइंट लिखते हुए उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। यानी एग्जाम में ज़्यादातर, लेकिन आप नोटबुक के अंदर ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का प्रयोग में लाएंगे, आप यूज़ करेंगे। यानी कि जितने भी पॉइंट है वो ब्लैक पेन से लिखने हैं, और बाकी की जितनी भी आप इसको परिभाषित कर रहे हो पॉइंट्स को, वो आपके ब्लू पेन से होने चाहिए। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके। फिर आगे चलते हैं। ज्ञान का भंडार। मेरा सपना है कि मेरा भारत फिर से जगत गुरु की भूमिका निभाए, यानी विश्व गुरु या जगत गुरु। यहाँ के विश्वविद्यालय ज्ञान के भंडार है, यहाँ न केवल धर्म, दर्शन, साहित्य का विकास हो बल्कि विज्ञान और तकनीक की भी उन्नति हो।
जिस प्रकार पहले आर्यभट्ट, चाणक्य, धन्वंतरी आदि वैज्ञानिकों ने गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में नई नई खोजें की, इनके बारे में बच्चों आपको पढ़ा होगा आपने। इसमें संस्कृत के अंदर तो इन सब के बहुत सारे अपने ज्ञान होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा। नई नई खोजें की, उसी प्रकार फिर से हमारे वैज्ञानिक नई नई खोज करें, आने वाले वैज्ञानिक क्रांति में भारत ही अगुवा बने। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ज्ञान का हमारा देश भंडार है। फिर आगे चलते हैं बच्चों। शांति के दूत के रूप में तो भारत के पास गर्व करने योग्य विशेषता है शांति की नीति। मैं चाहूँगा कि आज हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कभी हमारा भाई था, वह पुनः हमारा मित्र बने। हम आपस में जो झगड़े हैं या कटुता है किसी भी प्रकार को लेकर, वो सब प्रेम प्यार से सुलझा कर मित्र की तरह रहें। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भारत एक सशक्ति या शक्तिशाली भी देश बने और हमारे पास आधुनिक हथियार और साधन विद्यमान हो तभी बच्चों, क्योंकि ताकत होती है वो हमेशा प्रेम का प्रसार भी करती है। अगर कमज़ोर हो जो देखकर हर कोई उसको दबाने की कोशिश करता है, इसलिए कहते हैं हमारे देश के अंदर भी इस प्रकार के हथियार भी हों जो हमारे देश की तरफ कोई नज़र उठाकर भी ना देखे, पर हर स्थिति में हमारा देश मुकाबला कर सके। हम शक्ति और नैतिकता दोनों का बराबर विकास करते रहें। और कला संस्कृति और आध्यात्मिक विकास की बात की जाए तो मेरा भारत कला संस्कृति अध्यात्म के लिए विश्वविख्यात रहा है। यहाँ कालिदास, भरतमुनि, तुलसीदास, सूरदास, तानसेन जैसे कलाकार साहित्यकार हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत की धरती फिर से कला और संस्कृति के रस से सरोवर हो जाए, मतलब रस से भर जाए, यानी पूरा भर जाए, यानी स्नेह रूप से चारों ओर ऐसा प्रसार हो। तो इस तरह से आप लिखते हुए फिर सार के रूप में लिखेंगे बच्चों कि भारत का सदा से यही विश्वास रहा है कि भारत को यानी मानव है वो सच्चा सुख अध्यात्म से मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि अध्यात्म की यह विधा भारत में फिर से फले फूले, जिससे दुखी संसार को शांति से जीने का सहारा मिले। तो इस तरह से बच्चों आप इसको अपने नोटबुक के अंदर लिखते हुए इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अभ्यास करेंगे, आप अच्छी तरह से उनको निबंध रचना है उनको पॉइंटों के अंदर रखकर इसका प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये लर्न भी होगा। तो इस तरह से आपको जितने भी निबंध बच्चों एक एक 1 बाय 1 करवाए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल हार्ड वर्क के रूप में भी नहीं है, आपको किसी प्रकार का बोझ भी नहीं है। आराम से एक एक वर्क को आसानी से आप कर सकते हैं कड़ीबद्ध, यानी आप इस तरह से जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, तो उसी तरह से आप बच्चों एक एक पत्र लेखन एक एक निबंध के द्वारा करते हुए इनको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम आएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इनकी जो आपकी जो तैयारी होगी वो एक बहुत अच्छी तैयारी के रूप में हो जाएगी। तो इस तरह से आशा है आप वर्क करते हुए आके जब भी आपकी नोटबुक स्कूल के लिए मंगवाई जाएगी तो आप उसको अपने नोटबुक भेजेंगे वर्क करते हुए कंप्लीट वर्क के साथ। तो बच्चों कल आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दिन अच्छा हो, शुभ हो। जय हिंद।